सुंदरग्राम नामक एक गांव था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वहां के लोग एक दूसरे की खूब मदद करते थे। वहां बड़े बुजुर्गों का सब बहुत आदर करते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला फूलमती अपने 2 बेटे सत्या और वीरू के साथ रहती थी। फूलमती की 2 बहुएं भी थीं। बड़ी बहू मीरा जो कि बहुत ही समझदार और सुलझी हुई थी, और छोटी बहू लीला जो बहुत ही चालाक थी। उफ, क्या यहाँ बैठकर खाना बनाना पड़ेगा? क्या सोचा था बाहर जाकर खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ धुएं में बैठकर अपनी जान दे दो। हटो, अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप ना आज खाना बना लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप तो जानती है ना, धुएं में मेरा दम घुटता है, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ठीक है छोटी, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा छोटी बहू, अगर तुम्हारी रोज तबीयत खराब होती है तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? बस यही वजह है कि मैं कुछ कहती ही नहीं माँ। आप हमेशा मुझे ही क्यों सुनाती रहती हैं? तुम्हारे किए हुए काम ही ऐसे होते हैं, इसलिए तो सुनाती हूँ। रहने दीजिए अम्मा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो बस थोड़ा सा ही खाना बनाना है और वह मैं अकेले कर लूंगी। जाओ छोटी, तुम अंदर जाकर आराम करो, और माँ आप भी जाइए, जाकर आराम कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप कह रही हैं तो मैं अब जा रही हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहू, इसलिए ही तुम्हारा ध्यान छोटी बहू के बहानों पर नहीं जाता। तुम दिन रात काम करती रहो और वह बस आराम करती रहे। और ऊपर से मेरा बड़ा बेटा भी वैसा ही है, दिन रात बस खटता रहता है। सत्या, ओ सत्या, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ तो बेटा। अरे महेश चाचा, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। अरे नहीं बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं। यह लो सत्या, धान और गेहूं बिक्री के पैसे, पूरे 7,000 रुपए। सच में तुम रात दिन कड़ी मेहनत करते हो, इसी वजह से तुम्हारी फसल इस इलाके में सबसे अच्छी हुई है। बिल्कुल सही कहा भैया, उसके पिताजी के सारे गुण उसे मिले हैं, और यही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। पता नहीं कब कौन इसे ठग ले। हाँ वो तो है, चलता हूं मैं भाभी, उधर काम भी बहुत है, आता हूं बेटा। जरा दिखाओ तो। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये लो भैया, आपके हिस्से के 3500, मतलब 7,000 में से 3500 आपके और 3500 मेरे। थैंक यू भैया। चलो, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों रे वीरू, तू क्यों पैसा ले रहा है उससे? तूने क्या कभी उसके साथ धूप में खड़े होकर मेहनत की है? मैं क्यों काम करने जाऊं? जमीन में हम दोनों भाइयों का बराबर हिस्सा है, तो जो मिलेगा वो भी बराबर ही होना चाहिए, है ना? बताइए। बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा तेरे भैया ने ही उठाया है। अपने लिए तो उसने कुछ भी जमा नहीं किया। जब तुझे वेतन मिलता है तब तू कितना पैसा लाकर देता है अपने भैया को। रहने दो ना माँ, ये मेरा छोटा भाई है और ये मुझसे हर बार तो पैसे लेता नहीं है। चलो, अब आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। गुस्से में फूलमती अंदर चली जाती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन, पता है माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन मेरा ऑफिस बहुत दूर है, रोजाना आना जाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा और लीला का लखनऊ में रहना अच्छा होगा। वहां सारी सुविधाएं हैं। लखनऊ यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, रोज आना जाना भी आसान है। अगर माँ से दूर चला जाएगा तो रोज रोज तुझे देख नहीं पाऊंगी। ये सारी इमोशनल बातें मत कीजिए माँ, काम के सिलसिले में तो जाना ही होगा ना। अम्मा तो ठीक ही कह रही हैं देवर जी, आप और छोटी यहाँ नहीं रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा दीदी, मेरा भी मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ तो बहुत खर्च होता है, तभी तो ये प्लान बनाया। हम दोनों मिलकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उफ, क्या शांति होगी। रहने दो माँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिए।
भाई अब और बड़ी नौकरी करेगा, ये तो खुशी की बात है ना। अब बस आप रोना बंद कर दीजिए और इन दोनों को खुशी खुशी जाने दीजिए। भाई रोज फोन करना ठीक है, और हर शनिवार को यहां आ जाना, रविवार को रुक कर सोमवार को सुबह सुबह चले जाना। ठीक है तो भैया, अब चलते हैं हम लोग। वीरू और उसकी पत्नी चले जाते हैं। उसके बाद दिन बीतते हैं, फिर महीने और फिर साल। वीरू अब माँ और भाई के संपर्क में नहीं था। सत्या के फोन करने पर वह ऊपरी मन से थोड़ा बहुत बात करके फोन रख देता था। वहीं बढ़ती उम्र की वजह से फूलमती का शरीर अंदर ही अंदर टूटने लगा और वह धीरे धीरे बिस्तर पर चली गई। वह हर रोज अपनी छोटी बहू और बेटे की खबर लेती थी, लेकिन उनके पास अपने परिवार के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, देवर जी आ जाएंगे। माँ, वीरू और छोटी बहू जल्द ही आते होंगे। आना है तो आएंगे, लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे ना, तब तक मैं पता नहीं रहूंगी या नहीं। ऐसा मत कहिए अम्मा, आपके बिना हम लोग अनाथ हो जाएंगे। नहीं बहू, तुम तो मेरी बेटी हो। बहू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों पर बना रहेगा। अच्छा बहू, तुम और सत्या तो सीधे हो, लेकिन मेरे चले जाने के बाद वीरू तुम लोगों के साथ क्या क्या करने वाला है, यह तो मैं समझ ही रही हूँ। इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हें एक बात बता रही हूँ, पर पहले मुझसे तुम वादा करो कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति सत्या को भी नहीं। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे मर जाने के बाद बहू, अगर तुम्हारे परिवार में कोई कमी हुई तो फिर तुम सत्या को लेकर हमारी पुरानी जमीन पर चले जाना, जहां बंजर जमीन है। मैंने वहां की जमीन के पूर्वी कोने में एक बक्सा गाड़ कर रखा है। उसमें मेरे पिता से मिला हुआ और सास ससुर से मिला धन है। मैं नहीं चाहती कि छोटे बेटे और बहू को उस रखे धन का कोई भी हिस्सा मिले, क्योंकि वो लोग उस सब को पाने के योग्य नहीं हैं। और तुम अगर अभी सत्या को बता दोगी तो वह सब कुछ निकालकर छोटे बेटे और बहू को दे देगा। लेकिन माँ नहीं। लेकिन वेकन कुछ नहीं। सुनो, तुमने मुझे वचन दिया है। इतना कहकर फूलमती की मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के बाद तो जैसे बड़े बहू बेटे की हालत ही खराब हो गई थी। वीरू को भी खबर दी गई, पर वो मां के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल नहीं हुआ। पर कुछ दिनों बाद वो गांव आया। देखो भैया, आप उस जमीन पर अब तक खेती करते आए हैं जो पिताजी ने हम दोनों के लिए छोड़ दी थी। मैंने उस जमीन में से कुछ नहीं लिया। हाँ भाई, तुम अपना हिस्सा ले लो, तब तो और अच्छा होगा। दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। वह तो लेना ही है, वह भी ब्याज के साथ। एक और बात, मैं शहर से यहाँ खेती करने नहीं आऊंगा, इसलिए मैं अपने हिस्से की सारी जमीन बेचकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब नहीं आऊंगा? और ब्याज का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का यह मतलब है कि भैया, झील के किनारे की तीनों जमीन मेरी होनी चाहिए और बाकी आप उत्तर किनारे की जमीन ले लो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? हम दोनों के लिए वो उत्तर वाली जमीन? वहां पर तो कोई खेती भी नहीं होती है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए? अब ये क्यों बताएंगे? भैया को बोलिए, और वैसे भी यह घर तो आप लोगों का ही रहेगा ना। इसके बाद सत्या और उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा। मां को खोने के बाद दोनों बहुत ही असहाय थे। इधर वीरू उत्तरी जमीन छोड़कर सारी जमीन बेच देता है और वहां से चला जाता है। अब सत्या बची हुई जमीन पर पहले जैसी खेती नहीं कर पाता और इस वजह से वह लोगों के खेतों में काम करता और अपना परिवार चलाता। लेकिन दिन ब दिन उसके परिवार की हालत खराब होती गई। सुनिए ए जी, सो गए हैं क्या? सुनिए ना, अरे उठिए ना एक बार। क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? पहले उठिए तो। चलिए चलिए, मेरे साथ चलिए, वहां उत्तरी जमीन पर चलिए, अभी के अभी। इतनी रात को उत्तर की जमीन और क्यों जाना? वहां वो जगह तो झाड़ियों से भरी हुई है। तुम आखिर वहां जाकर क्या करोगी? माँ ने मुझे जो भी कहा था, मुझे उनका पालन करना है। माँ ने तुमसे क्या कहा था? पहले चलिए तो, आप यहाँ से बाद में बताती हूँ। और साथ में कुदाल भी ले चलिए। बस इसी जगह पर यहाँ खोदना शुरू करिए।
ये देखो, मुझे यहाँ पर एक बक्सा मिला है। ठीक है, उसे बाहर कर दीजिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, सुनिए। अब समझा मैं, तभी तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, रुको, मैं बक्सा खोलता हूँ। ये क्या, इतना सारा सोना? अरे, यहाँ तो एक कागज भी रखा हुआ है। ये सब माँ के गहने हैं और लगता है ये माँ की चिट्ठी है। रुकिए, मैं पढ़कर देखती हूँ। बड़ी बहू, तुमने जरूर मेरा कहना माना होगा। मैं जानती हूँ, मेरे जाने के बाद जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी तो बस सत्या होगा वहाँ। सुनो बेटा सत्या, इस बक्से में रखे सोने के गहने तुम दोनों के हैं। इन गहनों को बहुत साल पहले तुम्हारे दादा और दादी यानी कि मेरे सास ससुर जी देकर गए थे और कहा था कि इस कुल में जो सबसे बेहतर और मेहनती होगा उसी पर इस बक्से का अधिकार होगा। वीरू तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा चालाक और ईर्ष्यालु किस्म का था। मैं जानती हूँ मेरे मरने के बाद भी वह तुम लोगों को धोखा देगा। हो सकता है आज तुम्हारी हालत ठीक ना हो, इसलिए बहू, ये गहने तुम दोनों की सच्चाई और अच्छाई का उपहार है। तुम लोग इसे अपने काम में लगाना, तुम्हारे अच्छे दिन वापस आएंगे। मैं तो अपने छोटे बेटे को बदल नहीं पाई, लेकिन माँ होने के नाते मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब ठीक रहे। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही सरल है, बहू उसका थोड़ा ख्याल रखना। बेटी, सदा खुश रहो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय भी दें। दोस्तों, कहानियों को बनाने में बहुत समय लगता है, तो कृपया एक लाइक जरूर दें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।